डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन। मित्रों, जैसा कि मैंने दो क्लास में फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि पावला का जो सिद्धांत था वो था कि इसे किन किन नामों से जाना जाता है, इसमें क्या है, कैसे प्रयोग किया गया था। और दूसरे में मैंने ये बताया था कि जो पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से कारक क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर और सबसे महत्वपूर्ण का टॉपिक जो इसके अंतर्गत है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत उसमें आता है शैक्षिक निहितार्थ। निहितार्थ क्या है? शैक्षिक निहितार्थ मतलब इसकी शिक्षा में कैसी उपयोगिता है, इस सिद्धांत को शिक्षा में कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसे हमने विगत की क्लासों में ये बताया कि आपको अनुकूलित अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर प्रत्यावर्तन सिद्धांत आदि नामों से पावलोव का सिद्धांत जाना जाता है। पावलोव का ये जो सिद्धांत आया, उस सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया, अर्थात किस जानवर पर प्रयोग किया गया? ये कुत्ते पर किया गया। अगर आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे और 23/1/2022 को आयोजित टीईटी परीक्षा के जूनियर तथा प्राथमिक दोनों स्तर के पेपरों को उठा के देखेंगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन केवल पावलोव के सिद्धांत से उठाए गए। यहां तक भी कहा जा रहा है कि 2017 के पेपर से भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन आए। तो मित्रों, इसमें कोई नई बात नहीं। कोई भी परीक्षा होती है, यद्यप अपवाद में इस बार 2021 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा को छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से जो भी पेपर होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में क्या होते हैं, रिपीटेड जरूर होते हैं। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, हो सकता है इस बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड कर दिए गए हों, क्योंकि एक बार शायद परीक्षा भी निरस्त हो गई थी, तो इस बार ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हों। लेकिन फिर भी अगर पावलोव के सिद्धांत को आप देखेंगे तो कम से कम दोनों सत्र के पेपर को मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन इसी सिद्धांत से आए हुए थे। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन यही आ गया था कि पावलोव ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसमें प्रयोज्य कौन था। अगर मेरा वीडियो आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ बताया गया कि जो प्रयोज्य था वो कौन था, कुत्ता था, क्योंकि उनका जो प्रयोग था वो कुत्ते पर ही किया गया था। उसी की लाल ग्रंथि के माध्यम से पावलोव अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किए थे। आपको यह भी बताया गया था कि पावलोव तमाम वैज्ञानिकों में एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो पावलोव के सिद्धांत से अगर प्राथमिक में देखें तो हमको जहां तक ध्यान आ रहा है तो उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि पावलोव का जो प्रयोग था किस जानवर पे था, और दूसरा आया हुआ जो था वो किस पर क्या आया हुआ था, उसमें यह आया हुआ था कि पावलोव मतलब उनके सिद्धांत का नाम दिया गया था और ये पूछा गया था इस सिद्धांत को किसने दिया था। यह सिद्धांत का नाम, हाँ, तो वो सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। और वह टॉपिक मैंने भी पढ़ाया था, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनलों के माध्यम से या ऐसे भी ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी माध्यम से हो सका होगा आपको पढ़ाए होंगे, और अगर आप ध्यान दिए होंगे तो निश्चित रूप से आपका सही होगा। मित्रों, एक क्वेश्चन आया हुआ था जिस पर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जैसे आपकी चंद्रा क्लासेस, कहां की क्लासेस के साल आए हुई थी यूट्यूब पे, तो उसमें देखा जा रहा था
कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि शैशवावस्था के विकास की एज पूछा था कि शैशवावस्था की एज क्या होती है। तो उसमें एक विकल्प 0 से 2 दिया था और एक विकल्प जो दिया था वो 6 वर्ष वाला दिया था। तो जन्म से 6 वर्ष वाला जो विकल्प दिया था, तो अगर उसकी अंग्रेजी आप पढ़ेंगे, हालांकि प्रश्न मैंने देखा नहीं, केवल सुना कि नहीं इस पर विवाद है, तो अगर वहां पर शैशवावस्था की बात की जाएगी तो निश्चित रूप से आंसर आपका जो होगा वो 0 से 6 वर्ष ही सही होगा। क्योंकि उसमें बात क्या थी? क्योंकि उसमें बात यह थी कि उस समय जो तमाम वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए बालकों के विकास को लेकर के अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मित्रों, तो उसमें क्या था कि सबके अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए। कुछ ने गर्भावस्था से वर्गीकरण प्रस्तुत किया, कुछ जन्म लेने के बाद प्रस्तुत किया, कुछ जो है क्या कर दिए कि एक अवस्था को 2 अवस्थाओं में बांट दी, जैसे आपकी शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। तो अगर इन अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उस दृष्टिकोण से 0 से 2 वर्ष हो सकता है, लेकिन जो सार्वजनिक और सार्वभौमिक मान्यता है वह वर्गीकरण 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था और 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था और फिर क्या है आपकी 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, फिर उसके बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। तो जहां तक मेरा विश्वास है वो उसका आंसर जन्म से 6 वर्ष ही सही होगा, चाहे जो भी जो बता रहा हो, लेकिन आंसर की आएगी तो आप देखिएगा 0 से 6 वर्ष ही क्या होगी, सही होगी। और उस पेपर को देखा जाए तो सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान की और वो भी जो बीएड के सिलेबस में जो चैप्टर रखे गए हैं उन्हीं चैप्टर से उठाए गए हैं। लेकिन मित्रों जब बीएड की क्लासेस बीएड कॉलेजों में चलती हैं तो बच्चे उपस्थित होने हमेशा असमर्थ रहते हैं, और हमेशा असमर्थ होने का जब उनसे कारण पूछा जाता है वो हमेशा मेंस देते रहते हैं। मेंस का मतलब अब तो मेंस बहुत आ गया है, परीक्षाओं में मेंस बाबा लाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे पूछा जाता है तो वो यही बताते हैं कि हम पीसीएस मेंस दे रहे हैं, आईएएस मेंस दे रहे हैं, तो ये शिक्षा अधिकारी का मेंस दे रहे हैं, अब तो ये भी कर सकते हैं प्रवक्ता का मेंस दे रहे हैं। और बीएड इसलिए उपस्थिति होनी क्या हो रही है, कठिन हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब यहां तक कि अब ये भी कहने लगी मैं टीटी की तैयारी कर रहा हूं, तो भैया आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जो वहां पढ़ाए वो बीएड का ही सिलेबस है, तो यहाँ भी वही सिलेबस होना चाहिए। और अगर यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ आप क्लास नहीं ले रहे हैं, बल्कि वहां एक्स्ट्रा फीस दे करके आप संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन 51,250 की फीस दे करके आप संतुष्ट संभवतः नहीं हो रहे हैं। कहीं न कहीं छात्रों या फिर शिक्षकों में कमी है, जिसके कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही। फिर भी अगर आप देखेंगे जो जैसे मैंने कहा कि 4 से 5 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला करके केवल पॉल लॉ के सिद्धांत से आए हुए थे, तो आप समझ लीजिए कि अधिगम के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत से भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बुद्धि के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत आदि, व्यक्तित्व के भी सिद्धांत से क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें पूछा गया था कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो उसमें कैनन जो है वही ग्रंथियों के आधार पर किए हैं, जबकि क्रेसमस ने ये शारीरिक आधार पर, जुंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर, स्प्रेंगर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जबकि कैनन जो है वो क्या किए थे, किस आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे, ग्रंथियों के आधार पर। तो अगर उधर जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेट होगा। तो इस तरह से कितना महत्वपूर्ण है ये अधिगम का चैप्टर या बुद्धि का चैप्टर या व्यक्तित्व का चैप्टर, केवल मैं ये दर्शाना चाह रहा था।
तो मैंने दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मैंने पावलोव का सिद्धांत बताया, किन किन नामों से जाना जाता है और कैसे अनुबंधन होता है, यूएस और सीएस क्या होता है, कैसे दोनों अनुबंधित होते हैं, इसको बताने का प्रयास किया। दूसरे सिद्धांत में अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को बताने का प्रयास मैंने किया, जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ था, चला था। और उसके बाद फिर अब तीसरे पार्ट में जिसके माध्यम से पावलोव का सिद्धांत खत्म होता है, वह है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ। निहितार्थ क्या है, मतलब क्या उपयोगिता है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का, किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो उसके कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है आदत का निर्माण। आदत का निर्माण का मतलब क्या है, कैसे जो है अच्छी आदतें या बुरी आदतें व्यक्तियों में क्या हो जाती हैं, निर्मित हो जाती हैं। और उस निर्माण का एक आधार यह है कि इस सिद्धांत के माध्यम से, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के माध्यम से अच्छी आदतों को निर्मित किया जा सकता है या बुरी आदतों को निर्मित किया जा सकता है या उनका विलोपन किया जा सकता है, अर्थात उनको हटाया जा सकता है। कैसे, इन सिद्धांतों के माध्यम से। जैसे आदत का निर्माण मतलब, तो आदत, जैसे कोई आदत किसी व्यक्ति में निर्मित करनी है या निर्मित है, उसे हटानी है, तो क्या करना होगा, आपको उस तरह का एक और उद्दीपक प्रस्तुत करना होगा, जिसके माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे उससे अनुक्रिया करते हुए क्या करेगा, पिछला जो उद्दीपक देख करके जो आदत उसमें निर्माण हुआ था, वह क्या हो जाएगा, नए उसमें निर्मित हो जाएगा या नए में बदल जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। तो जैसे अगर हम उदाहरण देना चाहें कि कोई व्यक्ति क्या खाता है, खैनी का आदती है, दारू पीने का मतलब एल्कोहल पीने का आदती है, या कोई व्यक्ति क्या है, सिगरेट पीने का आदती है। तो अगर उससे जब सिगरेट नहीं मिलती है तो क्या करता है, बीड़ी पीने लगता है, या खैनी नहीं मिलती कुछ और खाता, सौंफ वगैरह खाता है। तो कई बार ऐसा वह करता रहा, या उससे कराया जाए कि उसे तंबाकू की जगह जब उसकी इच्छा हो तो क्या दिया जाए, सौंफ दी जाए, या फिर सिगरेट की जगह बीड़ी दिया जाए जब उसकी इच्छा हो पीने की। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वह व्यक्ति सिगरेट नहीं पाएगा तब भी चलेगा, तो वह क्या करेगा, बीड़ी से ही उसका अनुबंधन हो जाएगा, अर्थात उसकी संतुष्टि बीड़ी से भी हो सकती है। या फिर और तरह की आदतें हैं जिनको क्या किया जा सकता है, इस प्रयोग के माध्यम से क्या क्या निर्मित किया जा सकता है, या निर्मित आदतों को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। पावलोव का जो सिद्धांत है वह बालक के लिए किस तरह से उपयोगी है, यद्यपि कोई बालक क्या है, अधिक शैक्षिक दृष्टिकोण से कक्षा की दृष्टि से यदि कोई बालक क्या है, कहाँ कक्षा में अक्सर लेट आने की उसकी आदत है, तो कुछ ऐसे उद्दीपक प्रस्तुत किए जाएं। वो उद्दीपक धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ऐसी उद्दीपक प्रस्तुत किए जाएं जिनके माध्यम से क्या होती है, हैबिचुअल आदत का मतलब आदत बदल जाती है। जैसा कि आप देखते होंगे कभी कभी स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे भी लेट पहुंच रहे हैं, टीचर भी लेट पहुंच रहे हैं। अब अगर प्रिंसिपल वहां का प्रशासक है और प्रिंसिपल क्या कर रहा है, आदत का निर्माण करना चाह रहा है, पावलोव के इस सिद्धांत को देखते हुए, तो वो क्या कर देगा, एक टाइम निर्धारित करेगा कि 10 बजे के बाद मुख्य गेट या गेट क्या हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद जो भी शिक्षक या शिक्षार्थी विद्यालय में आते हैं तो वो क्या होंगे, गेट बंद होगा और उनको वापस घर चले जाएंगे। ऐसा कई दिन करने के पश्चात निश्चित रूप से यह देखने को मिलेगा कि जो भी शिक्षक या छात्र लेट आते थे उनकी आदत क्या हो जाएगी कि समय से आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि आगे क्या है, अपसेंट आपका चढ़ जाएगा। इस वजह से दोनों लोग क्या करेंगे, समय से आने के धीरे धीरे आदी हो जाएंगे। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में पावलोव के इस अनुबंधन अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रयोग अच्छी तरह से क्या किया जा सकता है,
किया जा सकता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गणना। अब शैक्षिक की शिक्षा के क्षेत्र में क्या इसका उपयोगिता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग, तो उसमें नंबर एक आती है गणना करना। गणना का मतलब क्या है, गणना का मतलब जैसे गुणा हुआ, गुणा या भाग, जोड़, घटाव इत्यादि चीजें क्या किसमें आती है, गणना में आती है। कोई भी सवाल होता है तो उसमें और कुछ नहीं होता, बस यह गुणा, भाग, जोड़ और घटाव ही शायद होता है, चाहे जिस माध्यम से हो, चाहे जिस रूप में हो। तो क्या होता है कि इस गणना में भी क्या होता है, पावलोव का जो अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत है वो क्या होता है, लाभकारी होता है। कैसे होता है भाई, जैसे आप गुणा जो मतलब जोड़ आपको पहले सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, जोड़ सिखाया जा रहा है कि 2 और 2 क्या हो रहा है, 2 और 2 क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, 2 और 2 क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। फिर सिखाया जा रहा है 2 से 2 को घटाने से क्या होता है, 0 आ जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसे ही फिर बताया जाए, 3 को 3 से घटाने में 0 आ जाता है, 4 को 4 से घटाने में 0 आ जाता है, फिर 6 को 6 से घटाने में, 5 को 5 के घटाने से। तो एक अनुबंधन उस गणना और तथा उस व्यक्ति जो गणना कर रहा है, एक अनुबंधन हो जाता है और वह जानता है कि किसी भी संख्या से यदि सेम संख्या को घटाया जाए तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। और यदि जोड़ के ऊपर देखा जाए, यदि सेम संख्या को सेम संख्या में जोड़ा जाए तो उसका मान उसका क्या आएगा, दुगना ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है। अरे भाई जैसे आपका है सेम संख्या मतलब 2 और धन 2 क्या होगा, 4 होगा, 3 धन 3 क्या होगा, 6 होगा, 4 धन 4 बराबर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जब सेम संख्या प्लस सेम संख्या प्लस सेम संख्या यदि या सेम नंबर प्लस सेम नंबर अगर किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका दुगना डबल नंबर आ जाएगा, जैसे यहां पर दर्शाया गया। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें जब बालक को बताई जाती हैं बहुत छोटे ही अवस्था से, तो एक समय ऐसा आता है बालक को जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, वो क्या कर लेता है, ये जान जाता है कि अगर सेम संख्याओं में जोड़ी जाएंगे तो उसका मान हमेशा क्या आ जाएगा, दुगना आ जाएगा, या घटाई जाएंगी तो उसका मान हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर सेम संख्या से घटाई जाएगी तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्या हो जाता है, एक अनुबंधन हो जाता है। और इन सारी चीजों को इतना ही नहीं, अगर पहाड़ा याद करना हो तो आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे अर्थात स्मृति स्तर के विद्यार्थी होते हैं वो पहाड़ों को जल्दी याद कर लेते हैं, और जो क्या होते हैं अवबोध स्तर और चिंतन स्तर के होते हैं वो पहाड़ों को रटते नहीं हैं, बल्कि क्या हो जाता है, एक तरह से उनमें अनुबंधन विकसित हो जाता है या सूझ विकसित हो जाती है। और वह जो विकसित हो जाता है उसके कारण वो क्या करते हैं, पहाड़ों को रटते नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े पहाड़ों को निकाल लेते हैं। कैसे करके, गुणा करके निकाल लेते हैं। तो एक तरह से अनुबंधन हो जाता है, फिर पहाड़ों को रटते नहीं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि गुणा करने के माध्यम से बहुत सारे पहाड़ों को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह बैठकर रटने से कोई मतलब नहीं होता। तो ये आपका जो पावलोव का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत है वो बालकों को गणना संबंधी ज्ञान देने में क्या है, महत्वपूर्ण रूप से सहायक है। तीसरे नंबर पर आता है कि सामान्य व्यवहार का निर्माण, अर्थात जब कोई व्यक्ति क्या करता है, बराबर असामान्य व्यवहार का परिचय देता है। असामान्य व्यवहार कौन से होते हैं, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार जो चीजें क्या होती हैं, उचित नहीं होती। जैसे हंसना व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, हंसना व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका भी उचित समय और उचित स्थान होना चाहिए, या जो भी हो। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि कहीं मातम है, अब आप हंसना महत्वपूर्ण गुण है आपका, अब वहां हंसना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सही है, बिल्कुल नहीं सही है।
तो जो असामान्य व्यवहार है या जोर जोर से बोलना, अब कहीं कहीं शांति के काम में कोई पढ़ रहा कक्षा तो या अनावश्यक जोर जोर बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, तो ये सारे व्यवहार क्या हो जाएंगे, आपके असामान्य व्यवहार माने जाएंगे। या कक्षा का शैक्षिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कक्षा का ये कोई ऐसा बालक हो जो क्या हो, कक्षा का कोई ऐसा बालक हो जो हमेशा क्या करता है, शरारती टाइप का, समस्यात्मक बालक हो कक्षा के लिए, उस कक्षा के लिए, उस शिक्षक के लिए जो पढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा, हमेशा असामान्य व्यवहार करेगा। उसके व्यवहार को क्या करना है, अगर आपको बदलना है तो अनुबंधित अनुक्रिया जैसे सिद्धांत का क्या करना होगा, सहायता लेना होगा, उसकी उपयोगिता लेनी होगी, तभी उसके व्यवहार को क्या कर सकता है, असामान्य व्यवहार से सामान्य व्यवहार में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे क्या है, कोई बालक समस्यात्मक है, वो कक्षा में क्या कर रहा है, बार बार अपने बगल के बच्चों को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या किया जाए, उसको क्या किया जाए, कैसे उसकी आदत को हटाया जाए कि जो बगल वाले बच्चे को मतलब चिकोटी गाड़ रहा है या उसके ऊपर कुछ फेंक रहा है, इस तरह के शरारती कार्य वह कक्षा में कर रहा है, नित्य प्रतिदिन करता है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से कैसे आप उस बालक से जो है इस आदत को छुड़ाएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या करना होगा, तो थोड़ा सा जो शरारती बालक है अगर हो सके तो उस बालक को या तो आगे लाके बैठा लीजिए, या तो कुछ बालकों से उसे क्या करिए, दूर एक बेंच पर उसको अकेले बैठाइए। अगर उसे अकेले बैठाएंगे या अपने सामने लाकर बैठाएंगे तो आपके भय के कारण वो क्या करेगा, बगल वाले बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और धीरे धीरे ज्यादा दिन तक उसे आप आगे बैठाते रहे तो क्या होता है, अच्छे व्यवहार का क्या हो जाता है, उसमें निर्माण हो जाता है, फिर वह असामान्य व्यवहार नहीं दिखाता है बल्कि सामान्य व्यवहार का प्रयोग कर सकता है। या ऐसे भी कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जाके एकदम कक्षा के पीछे बैठते हैं कि ताकि गुरुजी हमको देख न सके और हमसे कोई प्रश्न पूछ न सके। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए उनकी इस आदत के लिए, निश्चित रूप से जो प्रश्न किए जाएं तो वो कक्षा से सामूहिक रूप से किए जाएं, पीछे के बच्चों से भी प्रश्न किए जाएं और एकदम पीछे के बच्चों से भी प्रश्न किए जाएं, और जो ज्यादा ढूंढने का प्रयास करें, जो ज्यादा पीछे बैठे उससे सबसे ज्यादा प्रश्न किया जाए। और जब इस तरह का माहौल कक्षा में बनाया जाएगा तो न कोई पीछे बैठने में अपनी कमजोरी महसूस करेगा, न तो कोई आगे बैठने से भागेगा। एक आदत का, एक अच्छे व्यवहार का निर्माण किया जा सकता है किसके माध्यम से, ये पावलोव के अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत का अनुसरण किया जाए। फिर उसके बाद आपका आता है अच्छे दृष्टिकोणों को विकसित करना, किसके माध्यम से, जैसे हम ये कहते हैं कि किसी बालक, किसी परिवार, किसी समूह, किसी क्षेत्र की पहचान उसके एक ही व्यक्ति के व्यवहार से की जा सकती है। यदि किसी परिवार का बालक है, उसके पास अच्छे संस्कार हैं, अच्छे दृष्टिकोण हैं, उसका वह परिचय देता है अच्छे दृष्टिकोण का, अच्छे उसका, तो निश्चित रूप से उसी से उस परिवार का मापन हो जाता है। इसका मतलब परिवार भी इसी तरह का होगा, अच्छा होगा, और वहीं से इस बालक को इस तरह की आदतें या अच्छी आदतें क्या हुई हैं, इस बालक में निर्मित हुई हैं। तो अगर क्या करता है बालक, गलत व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो उससे भी परिवार की क्या हो जाती है, तो परिवार का मूल्यांकन हो जाता है कि निश्चित रूप से अगर बालक गड़बड़ है तो परिवार के सदस्य, उसके माता पिता, दादा दादी भी कहीं ना कहीं से क्या होंगे, इस तरह का व्यवहार प्रेषित करते होंगे जिस तरह का व्यवहार बालक क्या कर रहा है, सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो अच्छे दृष्टिकोण जो विकसित किए जाते हैं किसके माध्यम से, परिवार के माध्यम से। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है और उसके माता पिता उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। विद्यालय तो सेकेंडरी पर आ जाता है। अब अच्छे दृष्टिकोण, अब जैसे किसी बालक में क्या करना है, संस्कार विकसित करना है, तो आप क्या करते हैं, अब आता है कोई बड़ा आता है, कोई नात रिश्तेदार आता है या गांव का आता है जो आपसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो आप क्या करते हैं, अपने बालक को क्या सिखाते हैं कि उस श्रेष्ठ व्यक्ति का, उस बड़े व्यक्ति का क्या करिए, आप पैर छुइए। जब कुछ दिन आप ऐसी ट्रेनिंग देते रहते हैं, वह सीखता रहता है, तो
का एक अनुबंधन हो जाता है कि वह जान जाता है कि यदि कोई व्यक्ति क्या है, हमसे श्रेष्ठ है उम्र में, कद में, पद में, तो उसका हमको क्या करना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए, उसका पैर छूना चाहिए। ऐसा भारतीय संस्कार है। तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, अनुबंधित हो जाता है। अब आपको बार बार अपने बालक से, अपनी बेटी से नहीं कहना पड़ रहा है कि उनका पैर छू लीजिए, तो वो क्या करता है कि अब आ गए हैं तो इनका पैर क्या कर लेना है, छू लेना है। एक दो बार आप बताएंगे, फिर क्या हो जाएगा, अच्छे दृष्टिकोणों का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, कि इनके माध्यम से आपके पावलोव के अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत के माध्यम से, या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के माध्यम से, या प्रत्यावर्तन अनुबंधन सिद्धांत के माध्यम से, या फिर आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के माध्यम से आप अच्छे दृष्टिकोणों को विकसित कर सकते हैं। किसी बालक में, किसी शिक्षक में, इस तरह से जो है आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो आपका आता है मानसिक रूप से पिछड़े बालक। मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन से बालक आते हैं, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, जब बुद्धि के आधार पर बालकों का वर्गीकरण किया गया तो कुछ क्राइटेरिया निश्चित किया गया। उस क्राइटेरिया में देखा गया कि जैसे 140 से ऊपर, या अनेक मनोवैज्ञानिक द्वारा अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए, लेकिन सामान्यता जो माना जाता है कि 140 के ऊपर जिन बालकों की बुद्धि लब्धि आती है उन्हीं का माना जाता है प्रतिभाशाली या अति प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जाता है। और 90 से 110 के बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि आती है उसे सामान्य बालक माना जाता है। और उसके बाद उससे नीचे जिनका आता है वो क्या होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं। और जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 0 से 25 आ जाती है वो क्या होते हैं, एकदम मुंह इजने का, क्या कहा जाता है, इडियट, नॉनसेंस भी आप कह सकते हैं। तो इडियट लोग जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, इडियट उन लोगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 25 होगी, और जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 25 होगी वो क्या होंगे, नॉनसेंस होंगे, जिनके पास इंटेलिजेंस नामक कोई भी तत्व उनके पास नहीं है, वही इडियट हो सकते हैं। तो अब मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं वो कौन से बालक हैं, जो क्या है आपके 110 मतलब 90 से नीचे आते हैं और इधर 0 से चलते हैं। अब उसमें कोई मात्रा कम ज्यादा, मतलब ज्यादा मंदता कम मंदता की बात तो हो सकती है, लेकिन सब उसी में है। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को कोई चीज सिखाने के लिए यह सिद्धांत क्या है, बहुत उपयोगी। जैसा कि हमने बताया, गणना करना, फिर क्या करना, सामान्य व्यवहार का निर्माण करना, या अच्छे दृष्टिकोणों को विकसित करना, या कोई चीज क्या करना, सिखाना अनुमति करना, या उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए अगर बार बार क्या किया जाए, जो उद्दीपक देख करके वो क्रिया करते हैं उससे मिलते जुलते उद्दीपक उनके सामने प्रस्तुत किए जाएं, तो क्या होगा, वो चीजों को सीख सकते हैं। जैसे अब आपका ये प्रतिभाशाली बालक है, वो किसी चीज को एक बार दो बार बताने में वो सीख जाता है। तो एक अध्यापक होने के नाते वह चीज आपको पिछड़े बालकों को भी सिखाना है, और सामान्य रूप से पिछड़े बालकों को भी सिखाना है, और सामान्य बालकों को सिखाना है। तो अगर प्रतिभाशाली 1-2 बार में सीख जा रहा है, सामान्य 3 से 4 बार में सीख रहा है, तो एक अध्यापक होने के नाते जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं उनको आप क्या करेंगे, अरे 5 से 6 बार, 6 से 7 बार में वो क्या करेगा, उस चीज को सीखेगा। उसी को हम क्या करते हैं, मतलब ये मानसिक रूप से पिछड़े बालक कहते हैं। और उनको सिखाने के लिए एक अध्यापक को निश्चित रूप से अपना अतिरिक्त योगदान देना होता है, और यह योगदान आप किसको देखकर दे सकते हैं, पावलोव के अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर इन पिछड़े बालकों को आप कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो वाटसन मनोवैज्ञानिक था उसने बहुत जबरदस्त दावा किया था कि हमें किसी भी प्रकार के बालकों को दे दिया जाए और आप जो कहिए हम उनको उन बालक के रूप में विकसित कर सकते हैं, अर्थात वह चीज उनको बना सकते हैं आप जैसा कहेंगे। तो निश्चित रूप से अगर वाटसन ने ऐसा दावा प्रस्तुत किया था तो कहीं न कहीं व्यवहारवादी सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांतों में ये आपके
पावलोव जैसे सिद्धांतों का जरूर उन्होंने अनुकरण किया होगा और जिनके माध्यम से वह सामान्य बालकों को किसी भी बालकों के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात मानसिक रूप से पिछड़े बालक इस सिद्धांत के माध्यम से सीखने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया पावलोव के सिद्धांत के बारे में, CS और US, और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में मैंने बताया आपको ये आपका आता है ये अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले फैक्टर, उसमें जैसे आयु रही, बुद्धि रही, स्वास्थ्य रहा, आदि चीजें रही। उसके बाद फिर आपको लास्ट में जो मैं बता रहा हूं वह अनुबंधित अनुक्रिया के शैक्षिक निहितार्थ या उपयोगिता रही, इम्प्लीकेशंस रहे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन रहे इसके। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में यही सारी चीजें आती हैं कि इन चीजों को आप देखेंगे तो इन सिद्धांतों के माध्यम से ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, विकसित हो सकती हैं। धन्यवाद, आज इतना है।